हम्म, आज हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प थीम उभर कर आ रही है। बड़ी महत्वाकांक्षाएं और जमीनी हकीकत के बीच का जो संतुलन है। सही बात है। हम देखेंगे कि राजस्थान कैसे एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने का सपना देख रहा है, लेकिन पानी और मौसम की हकीकत से भी जूझ रहा है। बिल्कुल। फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि भारत कैसे दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, पर साथ ही घर में अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की भी चुनौती है। और खेल में भी यही है। हाँ, और आखिर में खेल की दुनिया में भी यही कहानी है, जहां लीग को आधुनिक बनाने की महत्वाकांक्षा और एक टीम में नया नेतृत्व तैयार करने की हकीकत आमने सामने है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अक्सर हम बड़ी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जमीनी स्तर पर उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रबंधन। हाँ, चाहे वो पानी का प्रबंधन हो, पैसे का या फिर टैलेंट का। तो चलिए इसी नजरिए से इन सभी विषयों की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरुआत राजस्थान से करते हैं। एक तरफ तो राज्य में फरवरी के महीने में शादियों का बड़ा सीजन आने वाला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच बारिश, बिजली और ओले पड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। और ये सिर्फ शादी की पार्टियों के लिए ही बुरी खबर नहीं है। सोचिए उन किसानों के बारे में जिनकी रबी की फसलें जैसे सरसों और गेहूं, हाँ, वो पहले से ही खराब मौसम की मार झेल रही हैं। उनके लिए ये एक और झटका हो सकता है। ये मौसम की एक छोटी सी हकीकत है जो हजारों परिवारों की योजनाओं और उनकी आजीविका पर सीधा असर डालती है। बिल्कुल। और इसी हकीकत के बीच सरकार की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। हाल ही में राज्यपाल ने विधानसभा में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। हाँ, मैंने भी सुना। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कुछ बड़ी बातें थी, जैसे मैटरनल मिल्क बैंक में राजस्थान का देश में आगे होना और 21,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती। हाँ, और 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी है। ये सब दिखाता है कि सरकार भविष्य के लिए एक स्वस्थ और शिक्षित वर्कफोर्स तैयार करना चाहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई देती है वो है निवेश और रोजगार के क्षेत्र में। वो राइजिंग राजस्थान समिट वाली बात? हाँ, उसी में लगभग 3.5 लाख करोड़ के निवेश के वादे हुए थे। ये एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ भी हकीकत सामने आती है। सूत्रों के मुताबिक अभी इसका एक छोटा सा हिस्सा ही जमीन पर उतर पाया है। तो ये जो बड़ा सपना है, इसे हकीकत में बदलने के लिए सरकार क्या कर रही है? यहीं पर राज्य का औद्योगिक रोड मैप 2026 सामने आता है। सरकार का पूरा ध्यान अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। मतलब कंपनियों के लिए काम करना आसान बनाने पर। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। इसे सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जा रहा है। एक पूरी टाउनशिप? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वहां सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं होंगी, वहां रहने के लिए घर होंगे, सड़कें होंगी और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए राज्य का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी होगा। अच्छा। सोचिए, एक ही जगह पर उत्पादन, पैकेजिंग और देश भर में भेजने की सुविधा। इससे तो कंपनियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। यही तो मकसद है। इसके अलावा भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क और किशनगढ़ में डिफेंस का सामान बनाने का जोन भी इसी बड़े प्लान का हिस्सा है। ये योजना तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज तो पानी है। और राजस्थान में पानी की कमी तो एक जानी पहचानी हकीकत है। तो इस महत्वाकांक्षा को पानी कहाँ से मिलेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसका जवाब हमें हरियाणा के साथ हुए एक नए समझौते में मिलता है। अच्छा। हाँ, 17 फरवरी 2024 को एक अहम डील हुई है, जिसके तहत अब हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना का पानी भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान पहुंचेगा। मतलब अब सालों पुरानी पानी की समस्या का एक समाधान निकल रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत तो है। इस डील के मुताबिक मॉनसून के महीनों में राजस्थान को यमुना से अच्छी खासी मात्रा में पानी मिलेगा। और ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी सीधे उन जिलों तक पहुंचेगा जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, जैसे चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो ये सिर्फ पीने के लिए होगा? नहीं, पीने के लिए और उद्योगों की जरूरतों के लिए भी। तो एक तरफ नए स्रोत से पानी लाने की कोशिश हो रही है, क्या मौजूदा संसाधनों को बेहतर बनाने पर भी काम हो रहा है? बिल्कुल। न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के लिए लगभग $77 मिलियन दिए गए हैं। अच्छा। इस पैसे का इस्तेमाल इंदिरा गांधी नहर प्रणाली को सुधारने में होगा, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
तो मतलब महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच संतुलन बनाने के लिए दोनों मोर्चों पर काम हो रहा है। हाँ, नया पानी लाना और पुराने सिस्टम को सुधारना। राजस्थान में हमने देखा कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पानी जैसे बुनियादी संसाधनों का प्रबंधन कितना अहम है। यही सिद्धांत बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है, जहां विकास की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि पैसों का प्रवाह यानी लिक्विडिटी कैसे मैनेज की जाती है। सही कनेक्शन है। और इस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वाकांक्षा और हकीकत का यही खेल चल रहा है। कैसे? एक तरफ भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर ये डील हो जाती है तो 2031 तक भारत के व्यापार में $50 बिलियन से ज्यादा का फायदा हो सकता है। ये FTA तो सुना है, पर आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? क्या इससे हमारे देश में सामान सस्ता हो जाएगा? कुछ हद तक। आसान भाषा में समझिए, FTA दो देशों या समूहों के बीच एक ऐसी दोस्ती की डील है जिसमें वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाला टैक्स मतलब कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर देते हैं या हटा देते हैं। अच्छा। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में अपना सामान बेचना सस्ता हो जाएगा और यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में। और व्यापार बढ़ेगा? बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में एक चाइना +1 रणनीति का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया भर की कंपनियां अब सिर्फ चीन में अपना सारा सामान बनाने का जोखिम नहीं लेना चाहती और भारत को एक दूसरे विकल्प के तौर पर देख रही हैं? बिल्कुल सही। कोविड के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियों को समझ आ गया कि अपनी पूरी सप्लाई चेन सिर्फ एक देश पर निर्भर रखना कितना जोखिम भरा हो सकता है। सही बात है। इससे अब वो चीन के अलावा एक और विकल्प ढूंढ रही हैं और भारत उस विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। ये FTA उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये तो हुई वैश्विक महत्वाकांक्षा, लेकिन देश के अंदर की आर्थिक हकीकत क्या है? देश के अंदर की हकीकत ये है कि बाजार में पैसों के प्रवाह को बनाए रखना एक चुनौती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो सिस्टम में 1.25 लाख करोड़ रुपए डालेगा। 1,25,000 करोड़? हाँ, ताकि बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी बनी रहे। ये तरलता या लिक्विडिटी का क्या मतलब है? क्या RBI नोट छापकर बाजार में फेंक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे सर्दियों में गाड़ी के इंजन को ठीक से चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है। वैसे ही जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त हो या बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त कैश न हो तो RBI अलग-अलग तरीकों से बाजार में अतिरिक्त पैसा डालता है। अच्छा। इससे बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, वो आसानी से लोन दे पाते हैं और आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलती हैं। ये अर्थव्यवस्था के इंजन में तेल डालने जैसा है। ये दिलचस्प है। तो एक तरफ RBI पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रहा है, वहीं बैंकों के अपने नतीजों में एक विरोधाभास दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन इंडसइंड बैंक के मुनाफे में 90% की भारी गिरावट आई है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ दो बैंकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करती है। मतलब? बड़े स्थापित बैंक जिनके पास स्थिर डिपॉजिट बेस है, वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुछ अन्य बैंकों को रेगुलेटरी बदलावों जैसे नए श्रम संहिता से कर्मचारियों पर बढ़ते खर्च, अच्छा, वो भी एक कारण है। हाँ, और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। इंडसइंड बैंक ने इसी अतिरिक्त खर्च का हवाला दिया है। ये दिखाता है कि सभी बैंक एक ही नाव में सवार नहीं है। और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर उर्वरक मिशन की है। सरकार रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना चाहती है। ये तो पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन क्या इसका हमारी महत्वाकांक्षी कृषि उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा? ये एक क्लासिक उदाहरण है संतुलन साधने का। महत्वाकांक्षा है आत्मनिर्भर बनने की और सब्सिडी का बोझ कम करने की। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5-10 सालों में उर्वरकों का आयात 20 से 35% तक कम किया जाए। हकीकत यह है कि हमें पैदावार भी बनाए रखनी है। तो फिर कैसे होगा? इसलिए इस मिशन का फोकस वैकल्पिक खादों और बेहतर कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर होगा। ये एक धीमी और मुश्किल प्रक्रिया होगी, लेकिन लंबे समय में ये देश की खेती और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद है। तो अर्थव्यवस्था से अब खेल की दुनिया की तरफ चलते हैं। चलिए। यहाँ भी महत्वाकांक्षा और हकीकत का वही संतुलन देखने को मिल रहा है। भारतीय फुटबॉल की आई लीग एक नए आधुनिक फॉर्मेट के साथ 2026 में वापसी कर रही है। हाँ, और ये फॉर्मेट काफी दिलचस्प है। इसे 2 चरणों में बांटा गया है।
2 चरणों में? हाँ, पहले सब टीमें एक दूसरे से खेलेंगी, फिर पॉइंट्स के आधार पर टॉप की टीमें चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगी और नीचे की टीमें लीग से बाहर होने से बचने के लिए। इससे तो लीग आखिरी मैच तक रोमांचक बनी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सबसे अनोखी बात लगी वो ये है कि मैचों का पूरा शेड्यूल एक AI आधारित सिस्टम तय करेगा। ये तो कमाल है ना? मतलब अब कोई टीम ये शिकायत नहीं कर सकती कि उनका शेड्यूल मुश्किल था। सब कुछ एक निष्पक्ष AI तय करेगा। ये भारतीय खेल में एक बड़ा और जरूरी कदम है। महत्वाकांक्षा है लीग को पूरी तरह से प्रोफेशनल और पारदर्शी बनाने की। AI का इस्तेमाल मानवीय हस्तक्षेप और पक्षपात की किसी भी संभावना को खत्म कर देगा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे खेल की हकीकत को बदल सकता है। सही बात है। लेकिन क्या इस 2 चरणों वाले फॉर्मेट से टीमों पर यात्रा और खर्च का बोझ नहीं बढ़ेगा, खासकर छोटी टीमों के लिए? ये एक जायज चिंता है और यही प्रबंधन की भूमिका आती है। AI शेड्यूलिंग इस तरह से की जा सकती है कि टीमों की यात्रा को कम से कम रखा जाए। अच्छा, मतलब एक ही जोन के मैच एक साथ रखे जाएं, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। खर्च बढ़ेगा लेकिन लीग को प्रोफेशनल बनाने की कीमत भी होती है। उम्मीद है कि बेहतर ब्रॉडकास्टिंग डील्स और स्पॉन्सरशिप से इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई हो जाएगी। चलिए अब क्रिकेट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम में नेतृत्व का एक बड़ा बदलाव हुआ है। सोफी मोलिनक्स। हाँ, उन्हें नया कप्तान बनाया गया है। ये चयन थोड़ा हैरान करने वाला नहीं है क्योंकि उनका करियर चोटों से काफी प्रभावित रहा है। बिल्कुल, यह चयन महत्वाकांक्षा से ज्यादा हकीकत और भविष्य की सोच पर आधारित है। मतलब चयनकर्ताओं ने किसी बड़े नाम के बजाय एक ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगाया है जिसमें उन्होंने मजबूत नेतृत्व क्षमता और जुझारूपन देखा है। उन्होंने चोटों से जूझने के बाद हर बार शानदार वापसी की है। तो ये भविष्य के लिए एक लीडर तैयार करने जैसा है। हाँ, ये दिखाता है कि टीम सिर्फ आज के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि भविष्य पर ध्यान दे रही है। और उनके साथ तो कप्तान के तौर पर तहालिया मैग्रा और एशले गार्डनर भी हैं। मतलब एक पूरा लीडरशिप ग्रुप तैयार किया जा रहा है। सही कहा, ये एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करने की कोशिश है और उनकी पहली बड़ी परीक्षा भारत के खिलाफ ही है। अच्छा, अगली सीरीज भारत से ही है? हाँ, अगले महीने भारत के साथ T20 ODI और एक डे नाइट टेस्ट मैच की पूरी सीरीज है। ये सीरीज सोफी मोलिनिक्स और इस नए ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व की हकीकत का पहला इम्तिहान होगी। तो आज हमने देखा कि हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। राजस्थान को औद्योगिक हब बनाना, भारत को एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर बनाना और खेल लीग को विश्व स्तरीय बनाना। सही। लेकिन इन सभी सपनों की राह जमीनी हकीकत से होकर गुजरती है। और सफलता का राज इसी संतुलन में छिपा है। विकास की महत्वाकांक्षा और संसाधनों की हकीकत के बीच संतुलन। वैश्विक व्यापार की उम्मीद और घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बीच संतुलन। और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंसानी नेतृत्व को निखारने के बीच का संतुलन। आज की हमारी चर्चा का सार यही है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने एक तरफ देखा कि भारत औद्योगिक क्रांति 4.0 की ओर बढ़ रहा है, जहां AI और ऑटोमेशन की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आज भी पानी के प्रबंधन और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल जैसी बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी तकनीकी छलांग इतनी तेज हो कि हम अपनी जमीनी हकीकत को पीछे ही छोड़ दें? या फिर असली सफलता इन दोनों के बीच एक पुल बनाने में है?